दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान का आयोग की आधिकारिक आंसर की के अनुसार व्याख्यात्मक हल, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता तथा एलटी ग्रेड परीक्षा के साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है देखिए, अनुबंध की स्वतंत्रता, सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता, जीवन के खतरे से शारीरिक स्वतंत्रता और विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास की स्वतंत्रता। तो अर्नेस्ट बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों अर्नेस्ट बारकर का कहना है कि नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है एक व्यक्ति के रूप में मनुष्य की स्वतंत्रता, और इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। इसमें इन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को शारीरिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और अनुबंध या पारस्परिक दायित्व की स्वतंत्रता के रूप में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में शामिल नहीं है? आपको बताना है। इसमें देखिए, विश्व व्यापार संगठन के व्यापारिक समझौतों का संचालन करना, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की देखरेख करना, पुरुषों और महिलाओं के लिए उचित रोजगार और आय के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रभावशीलता में वृद्धि। तो इसमें आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में क्या शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत की गई थी। तो 1 जनवरी 1995 को याद रखिएगा डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को विनियमित और सुगम बनाना है, वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के व्यापार को नियंत्रित करना है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और आप जान लीजिए दोस्तों, इसका प्राथमिक कार्य क्या है? सदस्य देशों के बीच व्यापार को सुगम, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से बढ़ावा देना। तो जो पहला है वो तो विश्व व्यापार संगठन के व्यापारिक समझौतों का संचालन करना, ये डब्ल्यूटीओ के कार्यों में शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की देखरेख करना, ये शामिल नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के लिए उचित रोजगार और आय के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा, प्रभावशीलता में वृद्धि। तो कोड के आधार पर आपको सही उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, सी और डी जो है इसके कार्यों में शामिल नहीं है विकल्प से। ऐसे तो बी भी नहीं है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म और अधिनियम गवर्नर जनरल वायसराय सही सुमेलित नहीं है? देखिए, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये लॉर्ड विलिंगटन के समय में, लॉर्ड विलिंगटन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय में ये वायसराय थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लॉर्ड कैनिंग और द इंडियन काउंसिल एक्ट 1862। देखिए, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लॉर्ड डफरिन। तो याद रखिएगा, ये लॉर्ड डफरिन नहीं बल्कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये दोस्तों लॉर्ड लैंसडाउन के समय में पारित हुआ था। तो आप देखिए, यहाँ पर उत्तर आयोग के द्वारा बी दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय लॉर्ड विलिंगटन जो है वायसराय थे। ये आपका सही है। प्रश्न पूछा गया है क्या सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के समय लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय थे, न कि लॉर्ड डफरिन। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए कथन हैं, कथन और कारण से संबंधित ये प्रश्न है।
आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। पहले कथन देखते हैं। कथन है कि लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने प्रबंधकी तकनीक को पोस्टकार्ब शब्द से परिभाषित किया है, बिल्कुल सही है। कारण है मेरी पार्कर फॉलेट ने संगठन को एक सामाजिक प्रणाली और प्रबंधों को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया, बिल्कुल सही है। लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है मानव अधिकारों को विभिन्न दार्शनिकों के कार्यों में दार्शनिक परामर्श मिला। कौन जो है एक दार्शनिक और उसका कार्य सुसंगत नहीं है? थ्यूरो, हेनरी डेविड थ्यूरो सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। थॉमस पेन जो है, थॉमस पेन की रचना है द राइट ऑफ मैन यानी मनुष्य के अधिकार। जे.एस. मिल की रचना है ऑन लिबर्टी। मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। लेकिन ये दार्शनिक का कार्य नहीं है, दार्शनिक परामर्श का, क्योंकि मैकियावेली की द प्रिंस एक राजनीतिक और व्यवहारिक ग्रंथ है और इसे आधुनिक राजनीति की पहली और सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण किया गया है। तो दार्शनिक और उसका कार्य सुसंगत नहीं है। अगर जो देखा जाए तो ये मैकियावेली की रचना तो द प्रिंस है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया है मानव अधिकारों को विभिन्न दार्शनिकों के कार्यों में दार्शनिक परामर्श मिला, लेकिन मैकियावेली के द प्रिंस में मानव अधिकारों से संबंधित चीज़ें नहीं दी गई हैं, जबकि ये राज्य या राजा के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका के रूप में है कि राजा अपने राज्य को कैसे शक्तिशाली और अस्थायी बना सकता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा ये प्रस्ताव करती है कि निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया जाए और उत्पादन संपदा का स्वामित्व समुदाय के पास हो? तो याद रखिएगा ये है समाजवाद या सोशलिज्म, क्योंकि समाजवाद का मूल सिद्धांत ये है कि समाज के सभी संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं, पुस्तक है पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन। पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक ये इनिस एल क्लाउड के द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन 1962 में हुआ था। दोस्तों पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन नाम से एक पुस्तक है जो डेविड ए बाल्डविन के द्वारा भी लिखी गई है, लेकिन 1962 में प्रकाशित पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन पुस्तक ये इनिस क्लाउड के द्वारा लिखित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि देखिए, क्योंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो आसान सा प्रश्न है, लास्की का कथन है। लास्की बहुलवाद के प्रमुख विचारकों में से शामिल हैं। ये कहते हैं कि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो ये है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1988 और 28 मार्च 1989 से इसे पूरे देश में लागू किया गया था। 61वां संविधान संशोधन आयोग ने 62वां संशोधन माना है, जो कि सही नहीं है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में मतदान या वोट डालने की आयु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग तो है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन है राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की विधान परिषदें, लोकसभा और राज्यसभा। तो सही उत्तर राज्यों की विधानसभाएं। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं महाभियोग अधिकरण में। ये केवल चुनाव के निर्वाचन मंडल में होते हैं। राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं इसमें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में तो भाग लेते हैं, लेकिन उसके महाभियोग में शामिल नहीं हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, आपको बताना है। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, विश्व स्वास्थ्य संगठन लंदन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय रोम और मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय जिनेवा। तो आप देख लीजिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय लंदन में नहीं बल्कि ये जिनेवा में स्थित है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ द हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ये रोम हेग में स्थित है, हेग नीदरलैंड में, तो ये भी गलत हो जाएगा। और मानवाधिकार परिषद जो है ये जिनेवा में। तो A और D आपके केवल सही सुमेलित हैं। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दोनों ही द हेग नीदरलैंड में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य नहीं है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दोस्तों, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्यों में राजनीतिक संचरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण शामिल हैं। इसमें राजनीतिक विकास शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी, आपको बताना है। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई थी, याद रखिएगा। एक और प्रश्न देखिए, कोतवाल नामक पदाधिकारी कब से इसका पद समाप्त हुआ। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि कोतवाल का पद मुख्य पुलिस अधिकारी या नगर व्यवस्थापक 1857 की क्रांति के बाद इसका पद समाप्त कर दिया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किए और इंडियन पुलिस एक्ट 1861 लागू किया गया था। 1861 के एक्ट से पूरे भारत में एक समान पुलिस प्रणाली लागू की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक और दारोगा जैसे नए पद बनाए गए और मूल ऐतिहासिक कोतवाल व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो यहाँ पर उत्तर जो है ये 1861 सही होना चाहिए। कोतवाल नामक पदाधिकारी का पद 1861 के एक्ट के द्वारा पूरे भारत में एक समान पुलिस प्रणाली लागू होने के बाद समाप्त किया गया था। उत्तर में 1862 दे रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए। रॉबर्ट मिचेल्स की पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज। गिटानो मोस्का की द रूलिंग क्लास। रॉबर्ट नोजिक की पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। और रॉबर्ट ओवेन की पुस्तक है ए न्यू वेव ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, रॉबर्ट ओवेन की पुस्तक है ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। ये जो है पुस्तक 1813 में प्रकाशित हुई थी और इसमें तर्क दिया गया था कि मानव चरित्र उसके परिवेश से आकार लेता है और शिक्षा और सामाजिक सुधार की वकालत इसमें की गई थी। तो सही उत्तर 4, 3, 2 और 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधार के लिए रिपोर्ट सरकार को कब दिया था, आपको बताना है। तो दिनेश गोस्वामी समिति भारत के एक राजनीतिज्ञ के जो है निर्देशन में दिनेश गोस्वामी समिति बना था। इसने चुनाव सुधारों पर अपनी रिपोर्ट मई 1990 में दी थी और इसका गठन 1989 में किया गया था। रिपोर्ट मई 1990 में दी थी। अगला प्रश्न है, भारत को संघाई सहयोग संगठन में सदस्यता कब मिली थी, आपको बताना है। ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। संघाई सहयोग संगठन में सदस्यता कब मिली थी? तो भारत को 9 जून 2017, यहाँ पर लिख देता हूँ, 9 जून 2017 को आधिकारिक तौर पर संघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता मिली थी। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ ही समूह का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। 2005 में भारत को इसका ऑब्जर्वर या पर्यवेक्षक बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं थे?
देखिए, स्वदेशी और स्वराज, होम रूल लीग, मराठा का प्रकाशन और वंदे मातरम का प्रकाशन। तो सही उत्तर है दोस्तों केवल 4। वंदे मातरम के प्रकाशन से जो है बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये वंदे मातरम श्री अरविंद या अरविंदो के द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था और इसका प्रकाशन 1905 से हुआ था। तो याद रखिएगा, वंदे मातरम ये कोलकाता से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था, जिसकी स्थापना 1905 में बिपिन चंद्र पाल ने की थी और इसका संपादन श्री अरविंदो ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या था? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये 1950 से 1958 तक, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 इनका जो है कार्यकाल था, सुकुमार सेन का। अगला प्रश्न है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो ये सही उत्तर है परिसीमन आयोग। दोस्तों, परिसीमन किसी देश या प्रांत की विधानसभाओं की सीमा का निर्धारण करना है। ये कार्य एक शक्तिशाली संगठन को सौंपा जाता है, जिसे परिसीमन आयोग या सीमा आयोग कहा जाता है। भारत में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। 1952 परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत, 1963 में परिसीमन आयोग 1962 के तहत, 1973 में 1972 के परिसीमन अधिनियम के तहत और परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत 2002 में। तो याद रखिएगा, भारत में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से राजनीतिक अधिकार हैं। तो मतदान का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ये राजनीतिक अधिकार है, देशभक्ति का अधिकार नहीं है, और सरकार की नीतियों और कार्यों के समर्थन और विरोध का अधिकार ये है। और देखिए यहाँ पर अभाव से मुक्ति का अधिकार भी ये राजनीतिक अधिकार में नहीं है। तो सही उत्तर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी 1, 2 और 4 ये राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, पहले से लेकर आखिरी तक। तो यहाँ पर GS पाठक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कृष्णकांत और मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जाकिर हुसैन का कार्यकाल 62 से 67 तक, 1962 से 1967 तक था। उसके बाद GS पाठक का कार्यकाल है 1969 से 1974 तक, 1969 से 1974 तक। फिर देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह का कार्यकाल है 1979 से 1984 तक, और कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति रहे हैं इनका कार्यकाल 1997 से 2002 तक था। तो ये जो क्रम है आपका हो जाएगा, यही क्रम हो जाएगा। 2, 1, 4 और 3 ये आपका सही क्रम हो जाएगा। 2 यानी जाकिर हुसैन, फिर GS पाठक, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर कृष्णकांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्पों का चयन करिए। देखिए, यह विशाल देशों के लिए लोकतंत्र का व्यवहार्य स्वरूप प्रदान करता है, बिल्कुल सही। यह सरकार और शासित यानी नागरिकों के मध्य संपर्क स्थापित करता है, सही है। यह सरकार और शासित के बीच के अंतर को मिटा देता है, सही नहीं है। ये वर्गहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी A और B आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? तो भारत में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के
कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर होती है। कोलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये नामों पर विचार करके सरकार को सिफारिश भेजता है और कोलेजियम द्वारा भेजे गए नाम संबंधित राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास भेजे जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको मिलान करना है। IAS ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली में है, IAS स्टाफ कॉलेज शिमला में, और आप देख सकते हैं कि नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में और नेशनल पुलिस एकेडमी ये हैदराबाद में है। तो सही उत्तर आपका मिलान हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला क्वाड शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा। पहला क्वाड शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021 को 12 मार्च 2021 को वर्चुअल रूप में हुआ था। क्वाड शिखर सम्मेलन क्या है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों का पहला क्वाड शिखर सम्मेलन 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 12 मार्च 2021 को पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ऑप्शन देखा जाए तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही आपका नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है। अधिनायक तंत्र या तानाशाही की कौन सी विशेषताएं हैं आपको बतानी है? सर्वाधिकारवाद, प्रजातंत्र का विरोध, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक और उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास। अधिनायक तंत्र या तानाशाही सर्वाधिकारवादी अवधारणा है। ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र का विरोध करता है और उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से डेविड स्टर्न के आगत निर्गत विश्लेषण के चर नहीं हैं आपको बताना है। तो आप देख लीजिए, डेविड स्टर्न के जो आगत निर्गत के चर हैं उसमें मांग, समर्थन, प्रतिपुष्टि, निर्णय निर्माण है। तो इसमें मांग और फीडबैक यानी डिमांड, सपोर्ट और डिसीजन मेकिंग तथा जो फीडबैक या पुनर्निवेश है ये शामिल होता है। इसमें विकास और समृद्धि शामिल नहीं है। ए और बी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित कौन सा युग्म अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण और प्रतिपादकों से सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। नारीवादी दृष्टिकोण सिंथिया एनलो सही है। ऐतिहासिक समाजवादी दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ऐतिहासिक समाजवादी दृष्टिकोण J.N. टिकनर, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जस्टिन रोसेनबर्ग और जॉन एम हॉब्सन ये जो है ऐतिहासिक समाजशास्त्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विचारक हैं। उत्तराधुनिकतावादी दृष्टिकोण रिचर्ड एस्ले सही है और आलोचनात्मक दृष्टिकोण रॉबर्ट कॉक्स सही है। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। जस्टिन रोसेनबर्ग और जॉन एम हॉब्सन ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पोस्ट कार्व जो कि प्रशासन में पोस्ट कार्व का सिद्धांत किसने दिया है आपको बताना है। तो ये लूथर गुलिक और एल उर्विक के द्वारा। लूथर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने 1937 में पोस्ट कार्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जो कि ये सिद्धांत जो है 7 लोगों का प्लानिंग, देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और इसके अलावा डायरेक्टिंग, CEO से कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग, B से बस्टिंग, इनका संक्षिप्त रूप है पोस्ट कार्व। अगले प्रश्न पर आते हैं। जब भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य उसके द्वारा बनाए गए अधिकारों से जाना जाता है। किस एक पुस्तक में लास्की ने ये अवलोकन किया है?
तो ये पुस्तक है 1925 में प्रकाशित, जो है 1925 में प्रकाशित ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि लास्की की कालजयी महत्वपूर्ण रचना है। 1925 में इसका प्रकाशन हुआ था। लास्की ब्रिटिश विद्वता और राजनीतिक विचारक हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिश पर जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य कार्य भारतीयों को सत्ता शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए एक संविधान सभा का गठन करना था और भारत के भविष्य के संवैधानिक ढांचे पर एक आम सहमति स्थापित करना था। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हर हाल में जून 1948 के पहले भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया जाएगा और सत्ता जिम्मेदार भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। यह घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप सभी जानते हैं, क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री थे। लेबर पार्टी के नेता थे। 1935 से 1955 तक वो लेबर पार्टी के नेता रहे और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जनरल असेंबली के अनिवार्य कार्यों पर विचार कीजिए। देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र का बजट पास करना बिल्कुल सही है, ये महासभा का कार्य है। सुरक्षा परिषद और अन्य संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना सही है। प्रत्येक व्यक्ति को बिना भाषा के आधार पर मानव अधिकार और मौलिक अधिकार स्वतंत्रता प्रदान करना सही नहीं है। न्याय परिषद पर नज़र रखना। तो 1, 2 और 4 ये जनरल असेंबली के कार्यों में शामिल हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, सही है। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं और राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, सही है। तो 1, 2 और 4 आपके सही कथन इसमें हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है, प्रक्रियात्मक न्याय यह मांग करता है कि न्याय की प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, जबकि तात्विक न्याय यह मांग करता है कि न्याय के उचित उद्देश्य की सिद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण है कि राल्स की न्याय की अवधारणा प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा कही गई है, तो बिल्कुल सही है। दोस्तों दोनों ही जो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आप जान लीजिए कि राल्स जो है, जॉन राल्स, ये शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय या प्योर प्रोसीजरल जस्टिस इनके सिद्धांत को कहा जाता है। इनकी पुस्तक है ए थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में इस दृष्टिकोण से इसमें प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक जो है किन 2 क्षेत्रीय समूहों के बीच सेतु का कार्य करता है? बिम्स्टेक ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है बिम्स्टेक दक्षेश और आसियान के बीच जो है एक सेतु का कार्य करता है और इसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक में हुई थी और इसका आरंभिक नाम बिट्स ईसी था, जिसमें 4 संस्थापक देश थे, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। दिसंबर 1997 में म्यांमार और 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के बाद इसका नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया है। इसमें कुल 7 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर देखिए, माओ त्से-तुंग की सांस्कृतिक क्रांति या कल्चरल रिवॉल्यूशन है, कार्ल मार्क्स की सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, लेनिन का सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में साम्यवादी दल और स्टालिन ने एक देश में समाजवाद का नारा दिया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। ये सभी सिद्धांत आप सभी पहले से पढ़े हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम ने दिया था? तो भारत में लोक सेवा आयोग के स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा ये दी गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था 1919 का अधिनियम, और इस अधिनियम के सिफारिशों के आधार पर ली आयोग 1924 के रिपोर्ट के बाद 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन एक मैक्स वेबर के सत्ता विश्लेषण का भाग नहीं है? तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए हैं, कानूनी तर्कसंगत सत्ता, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता। व्यक्तिगत विशेषताएं इसमें शामिल नहीं हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं। वैश्वीकरण ने विश्व व्यवस्था में विभिन्न खिलाड़ियों के सापेक्ष महत्व को पुनर्संतुलित करने का काम किया है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये पुनर्संतुलन बदले में बहुध्रुवीयता उत्पन्न करेगी। तो बिल्कुल सही, दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोकपाल अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन लोग शामिल होते हैं? तो दोस्तों, लोकपाल एक बहुसदस्यीय भ्रष्टाचार विरोधी संस्था है, जिसे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत केंद्र स्तर पर सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए उन पर कार्रवाई करने के लिए किया गया है। और इसके सदस्यों का चयन कैसे होता है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है इसमें राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसमें प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष होते हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। आप देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित एक जज। तो 1, 3, 4 इसमें शामिल हो जाएंगे। जो है दोस्तों, आप जान लीजिए कि इसमें जो है राज्यसभा के सभापति इसमें शामिल नहीं होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, लोक सेवाओं से संबंधित एडी गोरवाला समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो ये 1951 में, मार्च 1951 में एडी गोरवाला ने अपनी रिपोर्ट जो है भारत सरकार को सौंपी थी, और ये लोक प्रशासन पर रिपोर्ट थी। इसने जो है सार्वजनिक प्रशासन और राज्य में उद्यमों के सुधार के लिए अपनी सिफारिशें दी थी। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल 30 अनुच्छेद हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ये ऐतिहासिक घोषणा अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है, नागरिक चार्टर या सिटीजन चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर, नागरिक अधिकारों और सार्वजनिक सेवाओं की हकदारी की गारंटी लेना, ये नागरिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए। विल्फ्रेडो परेटो जो है ये इटली के रहने वाले थे। माइकल ओकसाट ब्रिटिश विचारक रहे हैं। पियर जोसेफ प्राउडान ये फ्रेंच विचारक थे, और रॉबर्ट नोजिक अमेरिकन थे। देखिए दोस्तों, रॉबर्ट नोजिक का मूल निवास ब्रुकलिन न्यूयॉर्क था। वे अमेरिकी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। विल्फ्रेडो परेटो इटली के जो है अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। इनका जन्म ऐसे तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन वे इटली में पढ़े बढ़े थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। तो ये था 65वां संविधान संशोधन 1990। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोगों का गठन किया गया 2003 में। अगला प्रश्न है, किसे फ्लोरेंटाइन के उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इन विचारकों में मैकियावेली को फ्लोरेंटाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था, और वे इटालवी पुनर्जागरण काल के प्रमुख कूटनीतिज्ञ, इतिहासकार और दार्शनिक थे।
अगला प्रश्न है हीगल, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल की पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट कब प्रकाशित हुई थी? तो सही उत्तर 1821 में, याद रखिएगा। हेगल जो है फिलॉसफी ऑफ राइट, हेगल और उनके जीवन काल में प्रकाशित होने वाली अंतिम रचना थी। इसमें उन्होंने कानून, नैतिकता, परिवार, नागरिक समाज और राज्य से जुड़े अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को व्यवस्थित रूप दिया है। अगला प्रश्न है, एक कथन है, आपको बताना है कि ये कथन किसका है। प्रजातंत्र मतलब सहिष्णुता, सहिष्णुता केवल उनके लिए नहीं जो हमसे सहमत हैं, बल्कि उनके लिए भी जो हमसे सहमत नहीं हैं। ये कथन किसका है? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है, दो चरणीय निर्वाचन मुख्यतः कहाँ प्रयुक्त होते हैं? स्कैंडिनेवियाई देशों में, भारत पाकिस्तान में, फ्रांस में, यूके और यूएसए में। तो सही उत्तर फ्रांस में दो चरणीय निर्वाचन यानी TRS या 2RS सिस्टम जो है प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो हार्टलैंड को नियंत्रित करता है। जो हार्टलैंड पर शासन करता है वो विश्व द्वीप को नियंत्रित करता है। जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो विश्व को नियंत्रित करता है। ये कथन किसका है? तो ये है H.J. मैकाइंडर, और मैकाइंडर की थियरी हार्टलैंड थियरी है, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1904 में किया था। मैकिंडर ने इसे अपने शोध पत्र द जियोग्राफिकल पीवेट ऑफ हिस्ट्री में प्रस्तुत किया। उन्होंने यूरोप और एशिया का मध्य भाग यानी केंद्रीय क्षेत्र को हार्टलैंड कहा था। मैकाइंडर का सिद्धांत एक जो है, उनका कहना था कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो हार्टलैंड या हृदय भूमि पर शासन करता है। अगला प्रश्न है, हरमन फाइनर ने लोक सेवकों को किस प्रकार परिभाषित किया है? आपको बताना है। तो हरमन फाइनर ने लोक सेवा की परिभाषा अधिकारियों के एक अस्थायी, सवैतनिक और कुशल पेशेवर निकाय के रूप में दी है। ये कई बार ये प्रश्न हमने प्रैक्टिस सेट में भी सॉल्व कराया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। हाब्स, तो आप जानते हैं हाब्स निरंकुशतावाद के पोषक हैं। लॉक ने संवैधानिक शासन की बात की है। रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता की बात की है। और JS मिल ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन 2008 में 3 से 5 सितंबर के बीच आयोजित किया गया था। पहला मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो है ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। पहला मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में हुआ था। दूसरा इसके 20 साल बाद 1988 में, और तीसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो है 2008 में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए प्रकाश शिशु और अंधकार शिशु की अवधारणा किसने दी है? तो रिनोल्ड नेबूर ने दोस्तों प्रकाश शिशु और अंधकार शिशु, आदर्शवादी विचारधारा के लिए प्रकाश शिशु और यथार्थवादी विचारधारा के लिए अंधकार शिशु का जो है अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वांछनीय मान्यता और वैध प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की है। बिल्कुल सही है। कारण है कि भारत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 4 संभव प्रतिस्पर्धी दृष्टि और भूमिका प्रदान कर सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ A और R दोनों ही सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। आत्म दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 20(3) सही है। अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित करना, ये अनुच्छेद 17 में है, न कि 15 में। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दिया गया है, और धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। तो ऑप्शन बी, अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित करना, ये अनुच्छेद 17 में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, न कि अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न है, देखिए महत्वपूर्ण है। 1787 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, पर उसने किस मामले में इसका दावा किया?
तो ये था 1803 के मारबरी बनाम मेडिसन में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक मामले मारबरी बनाम मेडिसन में न्यायाधीश जॉन मार्शल के द्वारा, देखिए न्यायाधीश जॉन मार्शल के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर के निर्माणक तत्व कौन कौन से हैं। अभी अभी हमने एक वीडियो में पढ़ा है राजनीतिक संस्कृति वाले में कि ऐतिहासिक विकास या इतिहास, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक और आर्थिक संरचना ये राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व हैं। इसमें राजनीति का स्थिरता और धर्म में विश्वास शामिल नहीं है। 1, 2 और 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय करों की शुद्ध आय का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय कौन करता है। तो ये वित्त आयोग करता है और आर्टिकल 280 के अंतर्गत भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को संतुलित करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं परंपरा और इनका स्रोत। तो धर्मशास्त्र जो है ये मनु से धर्मशास्त्री परंपरा शुरू हुई है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की देन है। राजधर्म ये महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है और आपद धर्म महाभारत में। तो यहाँ पर सही उत्तर 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर शब्द को गढ़ाया था। ग्लैडस्टन, नेपोलियन बोनापार्ट, ऑटो वॉन बिस्मार्क या कैवूर। तो सामान्य रूप से बैलेंस ऑफ पावर किसी एक व्यक्ति द्वारा गढ़ा गया नहीं है और ये सिद्धांत सदियों के कूटनीतिक इतिहास 15वीं शताब्दी के इटालियन नगर राज्यों के राजनीतिक व्यवहार से धीरे धीरे विकसित हुआ है। और आप देखिए 1713 की यूट्रेक्स की संधि और इसमें इसका उल्लेख मिलता है। 17वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय कानून में ह्यूगो ग्रोसियस और उनके समकालीन सिद्धांतों में इसको औपचारिक रूप दिया था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग सबसे पहले स्वार्जनबर्गर और हैंस जे मार्गेनथाउ के द्वारा किया गया था, लेकिन आयोग ने ऑटो वॉन बिस्मार्क माना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, इंडिया इन ट्रांजिशन। तो यहाँ पर देखिए इंडिया एंड हर प्रॉब्लम और मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तिका स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है और ये पुस्तक मुख्य रूप से जो है स्वामी विवेकानंद के लेखों और भाषणों का संकलन है। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम ये पुस्तक जॉर्ज हर्बर्ट पामर J.H. पामर की पुस्तक है। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम इसका प्रकाशन 1911 में हुआ था। इंडिया इन ट्रांजिशन आप याद कर लीजिएगा, M.N. राय जो कि 9 मानववादी विचारक थे, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, देखिए सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कराना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। हैंडबुक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट ये स्टीफन ई गोंड्रे की पुस्तक है। हैंडबुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स टेरी एल कूपर की। हैंडबुक ऑफ पब्लिक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये देखिए ये फिलिप जे कूपर और चेस्टर ए न्यूलैंड की पुस्तक है। और हैंडबुक ऑफ लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉन जे गगन की पुस्तक है। ये 2, 3, 4, 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया मौलिक अधिकार है। ये अधिकार मानव गरिमा की रक्षा करता है और नागरिकों को मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल श्रम जैसी शोषणकारी प्रथाओं से बचाता है। इसमें देखिए अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, देखिए बधुआ मजदूरी का निषेध इसमें किया गया है। और इसके अलावा ये अनुच्छेद 23 के तहत और आर्टिकल 24 के तहत बाल श्रम का निषेध किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल नहीं है। 1 और 4 इसमें शामिल हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे प्रारंभ में मार्क्सवादी समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है। बाद में वे गांधीवादी दर्शन के निकट आए, सही है।
उन्होंने लोकतंत्र को पश्चिमी अवधारणा मानकर अस्वीकार किया, ये सही नहीं है। उन्होंने विकेंद्रीकृत सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन आपके सही हैं। 1, 2, 4 ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का, सूची 2 से सुमेलन करिए। देखिए, मार्शल योजना 1948 का है। स्वेज नहर में 1948, तो मार्शल योजना को ऐसे मिला दीजिए। स्वेज नहर में यूएन शांति बहाली मिशन 1956 का है, बी का चौथा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965 में, सी का तीसरा हो जाएगा। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972, तो ये हो जाएगा 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो सही उत्तर है 1 बार में 1 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद द्वारा पारित कानून के माध्यम से लोकसभा का कार्यकाल 1 बार में अधिकतम 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल समाप्त होने के बाद ये विस्तारित अवधि किसी भी स्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1799 में डी ट्रेसी के द्वारा किया गया था। डी ट्रेसी के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी भाषा में इसे इन्होंने आइडियोलॉजी या विचारों के विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो सही उत्तर 1799, ये कहीं कहीं 1796 भी आता है। और इसका उद्देश्य डी ट्रेसी ने इस शब्द का निर्माण विचारों के विज्ञान के रूप में किया था, जिसका उद्देश्य लोगों के विचारों को वैज्ञानिक और तर्कसंगत आधार देना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी क्रांति ने किस पर बल दिया था? तो व्यवहारवादी क्रांति प्रेक्षणीय राजनीतिक व्यवहार और अनुभवजन्य आंकड़ों के अध्ययन पर इसमें बल दिया गया और मुख्य रूप से मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया संस्थाओं के अध्ययन के स्थान पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मूल अधिकार किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो भारत में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। किसके द्वारा? आर्टिकल 21A के द्वारा। आर्टिकल 21A के द्वारा इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने प्राकृतिक अधिकारों को पाखंडपूर्ण अलंकारिक बकवास कहकर खारिज किया है? तो बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को पाखंडपूर्ण अलंकारिक बकवास माना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन और युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, न्याय को सामाजिक संस्थाओं के रूप में विचार किया जैसे सत्य प्रथम गुण के विचारों के तंत्र प्रणाली के रूप में होता है, तो ये जॉन राल्स का कथन है। जॉन राल्स ने न्याय को सामाजिक संस्थाओं के प्रथम सद्गुण के रूप में विस्तारित किया है। और मिल ने बेंथम के मात्रात्मक उपागम को गुणात्मक उपागम से प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही है। प्रकृति ने मानव को 2 संप्रभु स्वामियों के अधीन रखा है, दुख और सुख, तो ये बेंथम का कथन है। व्यक्ति पर सर्वोच्च अधिकार जिसका सर्वोच्च कर्तव्य बदले में राज्य का सदस्य होना, ये भी सही है। तो यहाँ पर आयोग ने बी को गलत माना है, जबकि ये सही है। न्याय को सामाजिक संस्थाओं के या न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला सद्गुण है, जैसे सत्य विचार प्रणालियों का होता है, ये जॉन राल्स का कथन है। और जॉन राल्स ने ये विचार 1971 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में दिया है। ये विल किमली का जो दिया गया है ये सही नहीं है। ऑप्शन बी आयोग द्वारा दिया गया उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नए सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है क्या? स्त्री बनाम पुरुष, अश्वेत बनाम श्वेत, किसान बनाम जमींदार, कामगार बनाम पूंजीपति। तो देखिए, ए और बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि न्यू सोशल मूवमेंट वे सामूहिक और संगठित प्रयास हैं जो पारंपरिक आर्थिक मुद्दों से हटकर मानवाधिकार, पहचान, पर्यावरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। 1960 के दशक से
नए सामाजिक आंदोलनों का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, स्थानीय निकायों को सबसे पहली बार वित्तीय अनुदान देने की जो संस्तुति है वो कब की गई, किस वित्त आयोग ने की थी? तो सही उत्तर 10वां वित्त आयोग, और इसका गठन 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता के.सी. पंत के द्वारा की गई थी। इसमें स्थानीय निकायों को पहली बार वित्तीय अनुदान देने की संस्तुति की गई थी। अगला प्रश्न है, अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ये अधिकार के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, राज्य के द्वारा दिए जाते हैं और उनके द्वारा ही संरक्षित होते हैं, और राज्य ही वो सर्वोच्च संस्था है जो अधिकारों की परिभाषा तय करती है और अपने नागरिकों को प्रदान करती है। केवल नैतिक दावे या इच्छाएं तब तक पूर्ण अधिकार नहीं कहे जाते जब तक उन्हें कानूनी ढांचा या प्रवर्तन तंत्र प्राप्त नहीं हो जाता है। तो याद रखिएगा, अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ये अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की मान्यता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य मजबूत राजतंत्र के समर्थक थे, बिल्कुल सही। ये भी व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे। उनका राज्य प्रकृति से पैतृक और आत्मा से दयालु था, बिल्कुल सही है। और कौटिल्य ने दंड नीति के 5 प्रयोजनों की पहचान की, सही नहीं है, क्योंकि कौटिल्य ने 4 प्रयोजनों की पहचान की थी। और चौथा है, अर्थशास्त्र राज्य शासन और प्रशासन कला के कौशल की पहली निर्देश पुस्तिका थी, तो बिल्कुल सही। 1, 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि कौटिल्य ने दंड नीति के 4 उद्देश्यों की पहचान की है। जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गई है उसका संरक्षण करना, तीसरा है संरक्षित का संवर्धन करना और उसका उचित वितरण करना। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? रियो घोषणा में 27 सिद्धांत शामिल हैं, सही है। इस शिखर सम्मेलन की उपलब्धि एजेंडा 21 थी, सही है। इस सम्मेलन को रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, सही है। ये जून 1994 में आयोजित किया गया था, ये गलत है। ये जून 1992 में 1992 का जो है रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, न कि 1994 का। अगला प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद या मल्टीकल्चरलिज्म मुख्यतः किस बात पर बल देता है? तो सही उत्तर है राजनीतिक ढांचे के भीतर सांस्कृतिक विविधता की मान्यता और समायोजन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है, ये परिभाषा किसकी है? तो सही उत्तर है नेशनल इंटरेस्ट की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक पैडलफोर्ड और लिंकन के द्वारा दी गई है, जो कहते हैं कि राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता के संदर्भ में विचार कीजिए। और यहाँ पर देखिए, सबके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी के लिए सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती का खुला होना, समाज के एक वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त होना, इसमें से असत्य या गलत कथन को चुनना है। तो समाज के एक वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त होना ये राजनीतिक समानता के अंतर्गत सही नहीं है, और सबके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये राजनीतिक समानता के लिए सही है, और सभी के लिए सार्वजनिक पदों के लिए भर्ती खुली होना ये भी राजनीतिक समानता की गारंटी देता है। कथन 3 आपका सही नहीं है। अब देखिए, अगले पर आते हैं, चीन भारत संबंधों के बारे में निम्नलिखित घटनाओं का क्रम से जो है इसको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, नाथुला संघर्ष 1967 1967 का है। अब देखिए, डोकलाम विवाद ये 2017 का है। भारत पर चीन का आक्रमण 1962 में हुआ था, और गलवान घाटी की घटना 2020 की है। तो क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले 1962 भारत पर चीन का आक्रमण, फिर 1967 में नाथुला संघर्ष, उसके बाद डोकलाम विवाद 2017 और गलवान घाटी 2020। तो सही उत्तर ADBC हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण से संबंधित है। आपको इसके आधार पर सही उत्तर चयन करना है। ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक थे, बिल्कुल सही है। कारण है 1848 में फूले ने अछूत जात की लड़कियों और बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। 11 दिसंबर 1946 को प्रोफेसर H.C. मुखर्जी हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे, बिल्कुल सही है। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए, वे संविधान सभा के सदस्य थे, ये सही नहीं है। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार तो नियुक्त किए गए थे लेकिन वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था, सही है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिए विचारार्थ विषय बना था, बिल्कुल सही। तो 1, 3 और 4 सही हैं, 2 इसमें सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए, B.N. राव सर बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में नियुक्त हुए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन एक पुस्तक कार्ल मार्क्स के युवा मार्क्स विचार का प्रतिनिधित्व करता है? कंट्रीब्यूशन टू ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। तो इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844, ये 1844 की आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियाँ, ये जो है ये मार्क्स के जीवन काल में इसका प्रकाशन नहीं हुआ था और इसको युवा मार्क्स यानी यंग मार्क्स के विचारों के बारे में इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म अवधारणा लेखक विचारक सही सुमेलित नहीं है? तो आप देख सकते हैं स्थिगत सिद्धांत मेरी पार्कर फॉलेट से संबंधित नहीं है। व्यवस्था उपागम लुडविग वान वार्टालानफी इनसे संबंधित है। F.W. टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी है। व्यवहारवादी उपागम चेस्टर बर्नार्ड का है। दोस्तों नेतृत्व का स्थितिगत सिद्धांत पाल हर्सी और केन ब्लेंचर्ड का है। उन्होंने 1969 में इसका प्रतिपादन किया था, न कि मेरी पार्कर फॉलेट ने। और आप जान लीजिए कि मेरी पार्कर फॉलेट, उनका योगदान समूह आधारित लोकतंत्र, संघर्ष समाधान और सहभागी नेतृत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्हें प्रबंध की पैगंबर माना जाता है, लेकिन उनके विचार नागरिक समाज और राजनीतिक संरचनाओं से गहराई से संबंधित हैं। मेरी पार्कर फॉलेट की प्रसिद्ध पुस्तक द न्यू स्टेट है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। मार्क्स, तो मार्क्स ने थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। J.S. मिल ने आप देखिए लिबरल फेमिनिज्म का सिद्धांत दिया है। वर्जीनिया उल्फ ने उग्र नारीवाद का और प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। 2, 1, 4, 3 इसका सही सुमेलन हो जाएगा। एडलिन वर्जीनिया वुल्फ 1882 से 1941 ये 20वीं सदी की एक प्रभावशाली अंग्रेज साहित्यकार, निबंधकार और नारीवादी विचारक रही हैं और इन्होंने मानव मन की आंतरिक विचारों को कहानियों में पिरोया था और ये उग्र नारीवाद की समर्थक मानी जाती हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान का आयोग की आधिकारिक आंसर की के अनुसार व्याख्यात्मक हल देखा। इसमें से कम 3 प्रश्न तो सीधे तौर पर आयोग ने गलत आंसर किया है, इसको आपको देखने की ज़रूरत है और हमने उसको काफ़ी हद तक सही करने का प्रयास किया है, लेकिन एक बार आप भी इसको कंफर्म कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएँ तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।